आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो प्यार और त्याग की उन गहराइयों को छूती है जिन्हें हम अक्सर देख नहीं पाते। ये कहानी है एक चिड़िया के निस्वार्थ प्रेम और उसके बच्चों की। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले चलिए एक सवाल पर सोचते हैं कि एक माँ का प्यार आखिर किस हद तक जा सकता है। ये सवाल ही इस पूरी कहानी का दिल है और इसका जवाब हमें कहानी के आखिर में मिलेगा। कल्पना कीजिए, एक घना जंगल और उस जंगल में एक छोटा सा घोंसला। उस घोंसले में रहती थी एक चिड़िया अपने दो नन्हे नन्हे बच्चों के साथ। वो बच्चे इतने छोटे थे, इतने नाजुक कि उनके पंख भी ठीक से नहीं उगे थे। मतलब वो पूरी तरह से अपनी माँ पर ही निर्भर थे। और वो माँ, अरे उसके समर्पण का तो क्या ही कहना। हर सुबह सूरज उगने से भी पहले वो अपने बच्चों के लिए दाना पानी खोजने निकल जाती थी। उसने बड़े ही प्यार से, बड़े सब्र से उन्हें उड़ना सिखाया। और फिर वो दिन भी आया जब वो तीनों साथ मिलकर दाना चुगने लगे। सच कहूं तो वो एक बहुत ही खुशहाल, प्यारा सा परिवार था। लेकिन कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। देखते ही देखते बच्चे बड़े और मजबूत हो गए और उनकी माँ, वो अब बूढ़ी और कमजोर होने लगी थी। और अब हालात पूरी तरह से पलट चुके थे। एक वक्त था जब बच्चे अपनी माँ पर निर्भर थे और अब वो बूढ़ी माँ अपने बच्चों के सहारे थी। उसके बच्चे उसके लिए दाना लाते और अपने हाथों से उसे खिलाते थे। पर यह सिलसिला ज्यादा दिन तक नहीं चला। कुछ ही दिनों में बच्चों के मन में एक बहुत ही, कह सकते हैं, कठोर ख्याल आया। उन्होंने सोचा, हमारी माँ तो अब किसी काम की नहीं है, हम क्यों अपनी मेहनत की कमाई इसे खिलाते रहें। और बस यहीं से कहानी ने एक बहुत ही दुखद मोड़ ले लिया। उन्होंने न सिर्फ अपनी माँ को खाना देने से साफ मना कर दिया, बल्कि अपना एक अलग घोंसला भी बना लिया। जब वो बेचारी माँ उन्हें ढूंढते ढूंढते वहां पहुंची तो उन्होंने उसे गुस्से में डांट कर भगा दिया। बेचारी माँ रोते बिलखते अपने उसी खाली घोंसले में लौट आई, इस उम्मीद में कि शायद उसके बच्चे वापस आ जाएंगे। 2 दिन बीत गए। वो दोनों बच्चे अपनी माँ को भूखा प्यासा छोड़कर अपने पुराने घर से बहुत दूर दाना चुग रहे थे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो उनकी पूरी दुनिया हिलाकर रख देगा। तभी उन्हें एक दूसरी चिड़िया मिली। उस चिड़िया ने उनसे उनकी माँ का हालचाल पूछा। बच्चों ने भी सब सच सच बता दिया कि कैसे वे अपना पुराना घोंसला और अपनी माँ को छोड़ आए हैं। ये सब सुनकर वो चिड़िया गुस्से से बोली और उसने एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर बच्चों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, अरे मूर्खों, वो तुम्हारी सगी माँ थी ही नहीं। तुम्हारी असली माँ तो तुम्हें अंडों में ही छोड़कर चली गई थी। उस बेचारी ने तो तुम पर तरस खाकर तुम्हें पाला पोसा। अगर वो तुम्हें ना अपनाती तो तुम दोनों कब के मर चुके होते। ये सच्चाई एक बिजली की तरह उन पर गिरी। जिस माँ को उन्होंने बेसहारा छोड़ दिया था, वो उनकी अपनी माँ थी ही नहीं, और फिर भी उसने उन्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार किया। ये एहसास होते ही दोनों पर दुख और शर्म का पहाड़ टूट पड़ा। शर्म और पछतावे के बोझ तले दबे वे दोनों चुपचाप उस दूसरी चिड़िया के पीछे पीछे अपने पुराने घोंसले की तरफ चल दिए। वो बाहर एक डाल पर छुपकर बैठ गए और अंदर क्या बात हो रही है ये सुनने लगे। अंदर उनकी माँ उस दूसरी चिड़िया से कह रही थी, मैंने तुम्हें मना किया था ना, मैं उन्हें ये सच कभी नहीं बताना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि ये जानकर हमारे प्यार में कोई भी कमी आए। माँ के इन शब्दों ने बच्चों के दिल में चुभ रहे पछतावे को 1000 गुना और बढ़ा दिया। अब उनसे और रहा नहीं गया। दोनों रोते हुए घोंसले के अंदर गए और अपनी माँ के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगे, माफी मांगने लगे। और उस माँ ने भी बिना एक शब्द कहे उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। उस दिन बच्चों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी बाकी की पूरी जिंदगी प्रायश्चित में गुजार देंगे। और बस उस दिन के बाद से उनकी जिंदगी का एक ही मकसद रह गया था, उस माँ की सेवा करना जिसने उन्हें एक नया जीवन दिया था। वे दिन रात उसकी देखभाल करते, उसके लिए सबसे अच्छा दाना लाते और उसके लिए नरम पत्तों का बिस्तर बनाते। उन्होंने अपना पूरा जीवन उसकी सेवा में ही लगा दिया। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है कि आखिर त्याग और प्रेम का सच्चा मतलब क्या है। ये हमें सिखाती है कि प्यार खून के रिश्तों का मोहताज नहीं होता। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा, निस्वार्थ और पवित्र होता है। इस पर जरूर सोचिएगा। नमस्कार। कभी सोचा है कि जंगल का राजा, मतलब एक शेर, किसी की सवारी बन सकता है? सुनने में ही अजीब लगता है ना। आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त कहानी सुनने वाले हैं।
ये कहानी है दो चालाक दोस्तों की, एक ताकतवर शेर की और एक ऐसे प्लान की जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगा। तो सवाल यही उठता है कि क्या जंगल के सबसे खतरनाक जानवर को एक बेचारे सीधे साधे गधे में बदलना मुमकिन भी है? ये सवाल ही हमारी आज की पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक गांव से जो एक बहुत बड़े घने जंगल के ठीक पास में बसा था। और इसी गांव में रहते थे दो दोस्त, अमित और सुमित। उनका गुजारा, उनकी रोजी रोटी, सब कुछ उसी जंगल से चलता था। अब यहाँ एक बड़ी मजेदार बात थी। एक तरफ तो गांव वाले थे जो शेर के डर से जंगल में पैर तक नहीं रखते थे, और दूसरी तरफ थे अमित और सुमित जो रोज रोज जंगल जाकर इतने बेखौफ हो गए थे कि उन्हें डर ही नहीं लगता था। और जल्द ही उन्होंने गांव वालों के इसी डर को पैसे कमाने का जरिया बना लिया। अमित का जो आत्मविश्वास था ना, वो अब धीरे धीरे घमंड में बदल रहा था। एक दिन जब उसकी माँ ने चिंता जताई तो उसने बड़े रौब से कह दिया, माँ तुम चिंता मत करो, एक दिन देखना मैं उसी शेर की सवारी करूंगा। और ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं थीं, ये एक बहुत ही खतरनाक प्लान की शुरुआत थी। और बस यहीं से कहानी में आता है असली ट्विस्ट। जो बात कल तक सिर्फ एक मजाक लग रही थी, अब वो एक सोची समझी साजिश बनने लगी थी। सवाल बस ये था कि इस नामुमकिन काम को आखिर किया कैसे जाए। तो इस खतरनाक प्लान के पीछे की वजह क्या थी? अरे सीधी सी बात है, पैसा और पावर। उन्होंने सोचा कि भाई अगर शेर हमारे कंट्रोल में आ गया तो पूरे गांव में हमारी ही चलेगी। फिर तो हम लकड़ी के लिए कोई भी कीमत मांग सकते थे। मतलब लालच ने उनके दिमाग से डर को पूरी तरह निकाल फेंका था। देखिए, अमित का प्लान ताकत का नहीं बल्कि दिमाग का था। उसने शेर से लड़ने के बजाय एक ऐसा दिमागी जाल बिछाने का फैसला किया, एक ऐसा ट्रैप जिसमें शेर अपनी ही सोच और डर से फंस जाए। तो प्लान तैयार था, अब उसे असलियत में बदलने का वक्त आ गया था। अमित और सुमित ने शेर की गुफा ढूंढ निकाली और बस उसके सोने का इंतजार करने लगे। और यहीं से शुरू हुआ उनका पूरा नाटक। जैसे ही शेर की आंखें थोड़ी थोड़ी खुलीं, अमित ने ऊंची आवाज में जानबूझकर बोलना शुरू कर दिया। उसने अपने साथ लाए गधों की तरफ इशारा किया और उन्हें शेर कहा। यह सब इसलिए ताकि शेर को लगे कि ये कोई मामूली इंसान नहीं है। सुमित ने भी अपना पार्ट एकदम बढ़िया निभाया। उसने ऐसा दिखाया जैसे वो इसी जंगल के असली शेर को ढूंढने आए हैं। ये सुनकर शेर का शक और भी गहरा हो गया। और ये था उनकी साजिश का सबसे बड़ा दांव। अमित ने सीधे सीधे अपने गधों को अपने जादू का जिंदा सबूत बता दिया। उसने शेर को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि ये जो गधे खड़े हैं ये भी कभी उसकी ही तरह जंगल के राजा हुआ करते थे। पता है उनके प्लान का सबसे चालाकी भरा हिस्सा क्या था? वो थी उनके जादू की शर्त कि एक वन वे मैजिक है। मतलब एक बार कोई शेर गधा बन गया तो बस बन गया, उसे वापस शेर नहीं बनाया जा सकता। इसी एक बात ने शेर के मन में ऐसा डर बिठा दिया जो कभी निकल ही नहीं सकता था। और क्या हुआ? उनकी चाल काम कर गई। जंगल का वो राजा जिसकी एक दहाड़ से पूरा जंगल कांप जाता था, आज उनके सामने गिड़गिड़ा रहा था। उसने लड़ने की सोची भी नहीं, बस अपनी जान की भीख मांगने लगा। इस धोखे का नतीजा क्या हुआ? रातों रात लकड़ी के दाम हो गए 4 गुना। अमित और सुमित ने गांव वालों के डर का फायदा उठाया और अपनी जेबें भरनी शुरू कर दी। पर कहते हैं ना, झूठ और धोखे की बुनियाद पर बनी इमारत ज्यादा दिन टिकती नहीं है। अब कहानी का रुख बदलने वाला था, क्योंकि शेर का सब्र अब जवाब दे रहा था। सोचिए, रोज रोज अपनी पीठ पर इंसानों को ढोते हुए जंगल के दूसरे जानवर राजा का मजाक उड़ाने लगे थे। कल तक जो इज्जत का प्रतीक था, आज हंसी का पात्र बन गया था। और अब ये बेइज्जती शेर से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और फिर वो पल आया जिसने सारी बाजी ही पलट दी। शेर ने हिम्मत करके उन जादू से बने शेरों यानी गधों से बात की, और गधों ने एक लाइन में सारा सच उगल दिया। बस उसी एक पल में अमित और सुमित का सारा झूठ ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। अब पासा पूरी तरह पलट चुका था। जिस शेर को वो अपनी कठपुतली समझ रहे थे, वो अब गुस्से से आग बबूला था। कहानी अपने सबसे टेंशन वाले मोड़ पर आ पहुंची थी। सच पता चलते ही शेर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने दोनों दोस्तों का रास्ता रोक लिया। आज डरने की बारी अमित और सुमित की थी। वो उस जानवर की दया पर थे जिसके साथ उन्होंने इतना बड़ा धोखा किया था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जिन गधों ने सच बताया था, वही अब अपने मालिकों की जान की भीख मांगने लगे। उनकी बात बड़ी सीधी थी।
अगर अमित और सुमित मर गए तो हमें खाना कौन देगा? गधों की ये वफादारी देखकर शायद शेर का दिल पसीज गया। उसने दोस्तों की जान तो छोड़ दी, लेकिन उन्हें एक ऐसा सबक सिखाया जो वो जिंदगी भर नहीं भूल सकते। उन्हें हमेशा के लिए उस जंगल से निकाल दिया गया जो उनकी रोजी रोटी का जरिया था। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? बहुत सीधी सी बात है, किसी के भोलेपन का फायदा उठाना आखिर में महंगा ही पड़ता है। हो सकता है चालाकी से आपको कुछ वक्त के लिए जीत मिल जाए, लेकिन सच हमेशा अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। और ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि चालाकी और समझदारी में क्या फर्क है। अमित और सुमित का प्लान काम कर गया, इसमें कोई शक नहीं कि वे चालाक थे, पर क्या वे बुद्धिमान थे? शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। नमस्ते। कभी सोचा है कि नेकी का एक छोटा सा काम क्या किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है? आज हम एक ऐसी ही एक अविश्वसनीय और सच्ची कहानी सुनेंगे। एक अनाथ चरवाहे की कहानी जो एक सम्मानित पुलिस इंस्पेक्टर बन गया। तो चलिए इस असाधारण सफर को समझते हैं। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल शांत सुबह से। सोचिए, रविवार का दिन है। एक रिटायर्ड टीचर हैं अंजलि और उनके पति राजीव, दोनों अपने घर के बरामदे में आराम से चाय पी रहे हैं। और तभी उनकी ये शांति भंग हो जाती है। एक पुलिस की जीप ठीक उनके घर के सामने आके रुकती है। अब ये देखकर अंजलि और राजीव दोनों हैरान होकर एक दूसरे को देखते हैं। राजीव थोड़े घबराकर पूछते हैं, अरे क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? पर वो इंस्पेक्टर कोई जवाब नहीं देता, बस उन्हें घूरता रहता है। घर में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, एक टेंशन सा माहौल बन जाता है। और उनके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर पुलिस हमारे दरवाजे पर क्या कर रही है? तो ये इंस्पेक्टर कौन था और वो वहां क्यों आया था? इसका जवाब ना आज में नहीं है। इसका जवाब तो कई साल पीछे अतीत में छुपा है। उस दिन जब अंजलि की जिंदगी में एक अकेला छोटा सा लड़का आया था। चलिए कहानी की असली शुरुआत पर चलते हैं। तो बात कई साल पुरानी है। अंजलि एक नई टीचर थी और उनकी पोस्टिंग एक बहुत दूर दराज के गांव में हुई थी। उनके पति राजीव इस बात से ज्यादा खुश नहीं थे, लेकिन पढ़ाने का जो जुनून था ना अंजलि में, वो उन्हें वहां खींच ही ले गया। उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और उस अनजान से गांव में एक नई शुरुआत की। तो एक दिन ऐसे ही गांव में घूमते फिरते अंजलि की नज़र पहाड़ी पर एक ऐसे नज़ारे पर पड़ी जिसने उनका ध्यान बस अपनी ओर खींच लिया। एक छोटा सा बच्चा, मुश्किल से 8 साल का रहा होगा, अकेले ही भेड़ बकरियों के झुंड की देखभाल कर रहा था। अंजलि को बड़ी हैरानी हुई और वो उसके पास चली गई। और जब अंजलि ने उस बच्चे से उसके परिवार के बारे में पूछा ना, तो जो जवाब मिला वो सच में दिल तोड़ने वाला था। उस बच्चे ने बड़ी शांति से कहा, मेरा कोई नहीं है, न घर न माँ बाप, बस ये जानवर ही मेरा परिवार है। उस लड़के जिसका नाम मंगल था, उसकी इन बातों ने अंजलि पर बहुत गहरा असर डाला और बस यहीं से उन दोनों के बीच एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत हुई जिसने उन दोनों की ही जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अंजलि ने जब मंगल को पहली बार बेटा कहकर पुकारा तो वो बच्चा पहले तो चौंक गया और फिर जोर से हंसने लगा। उसने कहा कि आज तक उसे किसी ने इतने प्यार से बुलाया ही नहीं। सोचिए, सिर्फ एक शब्द और एक ऐसे रिश्ते की नींव पड़ गई जो शायद खून के रिश्तों से भी ज्यादा मजबूत होने वाला था। अंजलि ने मंगल में सिर्फ एक चरवाहा नहीं देखा, उन्हें उसमें एक तेज दिमाग और सीखने की जबरदस्त इच्छा दिखाई दी। और फिर एक दिन उन्होंने मंगल को एक ऐसा ऑफर दिया जो उसकी किस्मत बदलने वाला था। उन्होंने कहा, देखो, भेड़ चराना छोड़ दो, मेरे साथ चलो, मेरे घर रहो, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का सारा खर्च मैं उठाऊंगी, तुम्हें बस मन लगाकर पढ़ना है। और मंगल, अरे मंगल ने तो जैसे इस मौके को दोनों हाथों से लपक लिया। वो अंजलि के साथ रहने लगा, स्कूल में उसका दाखिला हो गया और जानते हैं, अगले 3 सालों तक वो अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आया। वो सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं था, वो एक सितारा था जो चमक रहा था। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, पर कहते हैं ना, किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उन दोनों को अलग कर दिया और उनके रिश्ते को एक बहुत बड़ी परीक्षा में डाल दिया। 3 साल के बाद एक ऐसी खबर आई जिससे अंजलि का तबादला हो गया। जाहिर है मंगल का दिल टूट गया। वो तो उनके साथ जाने की जिद करने लगा,
बड़े भारी मन से अंजलि ने उसे समझाया और स्कूल के प्रिंसिपल के पास उसके रहने और आगे की पढ़ाई का पूरा इंतजाम किया और वादा किया कि वो हमेशा उसकी देखभाल करेंगी। और अंजलि ने अपना वादा निभाया भी। वो 3 साल तक लगातार पैसे भेजती रहीं, लेकिन फिर अचानक प्रिंसिपल ने बताया कि मंगल किसी को बिना कुछ बताए शहर चला गया है। और इसके बाद बस एक लंबी खामोशी, पूरे 5 साल की खामोशी। कोई चिट्ठी नहीं, कोई फोन नहीं। अंजलि का दिल गुस्से और दुख से भर गया। और अब हम वापस उसी जगह आ जाते हैं जहां से हमने ये कहानी शुरू की थी। उसी रविवार की सुबह, और अंजलि के दरवाजे पर खड़ा वो रहस्यमयी पुलिस इंस्पेक्टर। इससे पहले कि अंजलि और राजीव कुछ भी समझ पाते, वर्दी में उस इंस्पेक्टर ने नीचे झुककर उनके पैर छुए और फिर एक जानी पहचानी आवाज में उसने कहा, चाची, अपने इस भेड़ चराने वाले बेटे को भूल गईं क्या? वो मंगल था। अंजलि की आंखों से तो आंसू बहने लगे। ये एक ऐसा पल था जिस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। मंगल ने फिर अपनी पूरी कहानी बताई कि कैसे वो आगे की पढ़ाई के लिए शहर गया था। वहां उसने दिन में काम किया और रात में पढ़ाई की। ये संघर्ष बहुत मुश्किल था, लेकिन उसकी मेहनत रंग लाई। उसने ग्रेजुएशन पूरी की और पुलिस इंस्पेक्टर बन गया। और नौकरी मिलने के बाद वो सबसे पहले उस औरत को शुक्रिया कहने आया था जिसने उस पर भरोसा किया था। जरा इस बदलाव को देखिए। एक तरफ एक अकेला बेसहारा चरवाहा और दूसरी तरफ एक इज्जतदार पुलिस इंस्पेक्टर जो समाज का एक स्तंभ है। ये कहानी सिर्फ मंगल की मेहनत की नहीं है, बल्कि अंजलि के उस अटूट विश्वास की भी है। अंजलि के जोर देने पर मंगल उन्हीं के साथ रहने लगा। अब वो सिर्फ उनका एक पुराना स्टूडेंट नहीं था, वो उनके परिवार का हिस्सा था, उनका बेटा था। और 6 महीने बाद अंजलि ने उसकी शादी भी करवा दी। जो रिश्ता सालों पहले एक पहाड़ी पर शुरू हुआ था, वो अब हमेशा के लिए पूरा हो चुका था। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अंजलि के एक छोटे से नेक काम ने न सिर्फ मंगल की, बल्कि शायद उसकी आने वाली पीढ़ियों की भी जिंदगी बदल दी। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे अपने छोटे छोटे काम कितनी जिंदगियों को छू सकते हैं और कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इस पर जरूर सोच। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक बहुत ही प्यारी कहानी। ये कहानी है प्रिया नाम की एक छोटी सी बच्ची की, जिसकी जिंदगी एक जादुई मुलाकात के बाद पूरी तरह से बदल जाती है। तो चलिए इस सफर पर उसके साथ चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक रहस्यमयी आवाज से, एक ऐसी पुकार जो प्रिया को अपनी तरफ खींच लेती है। और यहीं से उसके एक अनोखे जादुई एडवेंचर की शुरुआत होती है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी की हीरोइन से, प्रिया से, जो पहाड़ों के बीच एक बहुत ही शांत और साधारण सी जिंदगी जी रही थी। प्रिया अपने मम्मी पापा के साथ पहाड़ों की खूबसूरत वादियों में रहती थी। उसके पापा भेड़ बकरियों को चराते थे और गांव वालों की मदद से उनका छोटा सा परिवार खुशी खुशी गुजर बसर कर रहा था। उनकी दुनिया भले ही छोटी थी, पर उसमें सुकून था। एक दिन की बात है, प्रिया ने जिद पकड़ ली कि वो भी अपने पापा के साथ पहाड़ पर जाएगी। उसने पक्का वादा किया कि वो उनका हाथ नहीं छोड़ेगी, अकेली कहीं नहीं भटकेगी। उसे क्या पता था कि यही दिन उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। तो अब आता है कहानी में वो मोड़ जहां से असली जादू शुरू होता है। देखते हैं कि उस दिन पहाड़ पर ऐसा क्या हुआ जिसने प्रिया को हैरान कर दिया। पहाड़ पर पहुंचकर प्रिया तो रंग बिरंगे जंगली फूल तोड़ने में मग्न हो गई। तभी उसे एक बहुत ही धीमी रोने जैसी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। प्रिया एकदम से सहम गई। चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। तो फिर ये आवाज कहाँ से आ रही थी? उसके मन में आया कि डर कर वापस पापा के पास भाग जाए, पर उसकी हिम्मत ने उसे आवाज की तरफ बढ़ने पर मजबूर कर दिया। उस आवाज में इतना दर्द था कि प्रिया खुद को रोक नहीं पाई और धीरे धीरे उसी दिशा में चल दी। थोड़ी दूर जाकर उसे सफेद कपड़े की एक छोटी सी पोटली दिखी, और हैरानी की बात तो ये थी कि जैसे ही वो पास गई, वो पोटली अपने आप हिलने लगी। और फिर उस हिलती हुई पोटली के अंदर से एक साफ आवाज आई, हमें आजाद कर दो, हमें बचा लो। सोचिए, एक छोटी सी बच्ची, एक हिलती हुई पोटली और उसके अंदर से आती मदद की गुहार। आखिर था क्या उस पोटली में? कौन था जो मदद मांग रहा था?
चलिए अब इस राज से पर्दा उठाते हैं और उस जादूगर के श्राप की सच्चाई जानते हैं। प्रिया ने डरते डरते कांपते हाथों से जैसे ही पोटली खोली, अरे बाप रे, उसकी तो आंखें खुली की खुली रह गई। उसमें से 3-4 रंग बिरंगी चिड़ियां फुर्र से उड़कर बाहर आ गईं। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिस पर यकीन करना मुश्किल था। एक नीली चिड़िया इंसानी आवाज में बोली, डरो नहीं, हम दूर देश की राजकुमारियां हैं। एक दुष्ट जादूगर ने हमें श्राप देकर इस रूप में कैद कर दिया है। उन राजकुमारियों ने बताया कि जादूगर ने उन्हें मिट्टी की एक पोटली में कैद कर रखा है। अगर कोई उस पोटली को तोड़ दे तो जादूगर का जादू खत्म हो जाएगा और वो सब अपने असली रूप में वापस आ जाएंगी। प्रिया ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने हिम्मत दिखाई, उस मिट्टी की पोटली को उठाया और जोर से जमीन पर पटक दिया। जैसे ही पोटली टूटी, एक तेज रोशनी फैली और चारों चिड़िया देखते ही देखते 4 खूबसूरत राजकुमारियों में बदल गईं। कहते हैं ना, नेकी कभी बेकार नहीं जाती। प्रिया की इस बहादुरी और दयालुता का उसे वो इनाम मिला जो उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। राजकुमारियों ने प्रिया का दिल से शुक्रिया अदा किया। एक ने उसे अपना सोने का मुकुट पहना दिया तो दूसरी ने अपने कीमती शाही कपड़े तोहफे में दिए। लेकिन प्रिया के लिए सबसे बड़ा इनाम था अपने पिता की आंखों में गर्व देखना, जो अपनी बेटी के नेक काम पर फूले नहीं समा रहे थे। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इनाम तो अभी बाकी था। कुछ दिनों बाद राजा के सिपाही प्रिया और उसके परिवार को लेने आए और उन्हें बड़े सम्मान के साथ शाही महल ले गए। राजा ने प्रिया का बहुत सम्मान किया और उन्हें महल में ही रहने का न्योता दिया। प्रिया की जिंदगी मानो एकदम बदल गई थी। अब वो हर दिन उन्हीं राजकुमारियों के साथ खेलती थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सपना सच हो गया हो। लेकिन एक सवाल है, क्या पैसा, महल और सारी सुख सुविधाएं ही असली खुशी हैं? कहानी अब अपने सबसे गहरे और सबसे जरूरी मोड़ पर आती है कि सच्ची खुशी आखिर है क्या? उस शानदार महल में हर तरह के ऐशो आराम के बावजूद कुछ ही दिनों में प्रिया बहुत उदास रहने लगी। उसका मन उस सोने के पिंजरे जैसे महल में बिल्कुल नहीं लग रहा था। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये स्लाइड प्रिया की 2 दुनियाओं को कैसे आमने सामने रखती है। देखिए, एक तरफ था पहाड़ों में उसका अपना टूटा फूटा घर जहाँ शांति थी, अपनी मिट्टी थी और सच्ची खुशी थी, और दूसरी तरफ था राजा का सुंदर महल जहाँ उसे घुटन और उदासी महसूस हो रही थी। जब राजा ने प्रिया की उदासी का कारण पूछा तो उसके पिता ने बड़ी विनम्रता से समझाया, महाराज, हम पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, हमें यहाँ इस बंद महल में घुटन महसूस हो रही है। और वो राजा वाकई में बहुत समझदार थे। वो उनकी बात की गहराई को समझ गए। उन्होंने जबरदस्ती नहीं की, बल्कि प्रिया के लिए पहाड़ों में ही एक सुंदर सा नया घर बनवाया और उन्हें ढेर सारे उपहारों के साथ खुशी खुशी घर विदा किया। अपने घर, अपने पहाड़ों में वापस पहुंचकर प्रिया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। और ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या दुनिया का सबसे बड़ा और आलीशान महल भी उस सुकून और अपनेपन की जगह ले सकता है जो हमें सिर्फ अपने घर में मिलता है? तो दोस्तों, आज हमारे पास एक बहुत ही अनोखी और मज़ेदार कहानी है। ये कहानी है उन बिल्लियों की जो इंसानों से तंग आकर अपना खुद का एक अलग ही शहर बसा लेती हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर उनकी दुनिया में होता क्या है। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां सारे नियम कानून बिल्लियां बनाती हैं, जहां इंसानों का कोई काम ही नहीं। ये कहानी ना हमें उसी दुनिया की एक छोटी सी झलक दिखाती है, और यकीन मानिए ये बहुत रोमांचक होने वाला है। तो भाई, कहानी शुरू कहाँ से होती है? एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से। मतलब घरों में जो बिल्लियां रहती थी ना, उनके लिए जिंदगी कोई फूलों की सेज नहीं थी। उन्हें छोटी छोटी बातों पर बहुत मार पड़ती थी। जैसे भूख लगी और जरा सा दूध पी लिया, बस पड़ जाती थी डांट और मार। और बात सिर्फ डांट मार तक ही नहीं रुकती थी। नहीं, रोजाना उन्हें ऐसे अंधविश्वासों और नेगेटिव बातों का सामना करना पड़ता था। इंसानों का ये जो रवैया था ना, उनके लिए बड़ा तकलीफदेह था। तो बस एक दिन बिल्लियों ने सोचा बहुत हुआ, और उन्होंने बुलाई एक बहुत बड़ी सभा। यहीं पर लिया गया वो ऐतिहासिक फैसला जिसे कहते हैं महान बिल्ली निर्णय।
उन्होंने तय कर लिया कि अब इंसानों की दुनिया को छोड़कर वो अपनी एक नई दुनिया बनाएंगी। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने ऐसा कर भी दिखाया। सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? उन्होंने अपना शहर बनाने के लिए इंसानों के समाज की ही नकल की। मतलब उनके शहर में इंसानों जैसी ही सारी सुख सुविधाएं थीं, राज करने के लिए एक रानी भी थी, और हाँ, कुछ कायदे कानून भी बनाए गए थे जिनका पालन करना सबके लिए जरूरी था। तो इसी अनोखे बिल्ली शहर में रहती थी हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर्स। चलिए अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कैसे ये सब एक शरारती शॉपिंग ट्रिप से जाकर जुड़ जाता है। तो इस शहर के एक छोटे से फ्लैट में रहती थी दो बहनें, चिंकी और मिंकी, अपनी शालू मौसी के साथ। अब ये जो बहनें थीं वो थीं तो बड़ी शरारती, और उनकी जो मौसी थी वो सख्त तो थी ही, साथ में थोड़ी कंजूस भी थी। तो एक दिन सुबह सुबह ही शालू मौसी ने आवाज लगाई। महीना शुरू हो चुका था और घर का राशन लाना था, और बस यहीं से हमारी कहानी का असली एक्शन शुरू होता है। लेकिन बहनों के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। जैसा कि मिंकी की इस बात से साफ पता चलता है, उसका असली मकसद राशन खरीदना था ही नहीं, उसे तो एक ड्रेस खरीदनी थी। और बस यहीं से सारी गड़बड़ की जड़ शुरू होती है। तो अब सवाल ये था कि भाई कंजूस मौसी से ड्रेस के लिए पैसे निकलवाएं तो कैसे? यहीं पर दोनों बहनों ने मिलकर एक प्लान बनाया, एक ऐसा प्लान जिसमें एक छोटे से झूठ का सहारा लेना था। देखिए, उनका प्लान बड़ा सिंपल था। वो मॉल गई, अपनी पसंद की ड्रेस देख ली और फिर मौसी से पैसे लेने के लिए एक मनगढ़ंत स्पेशल ऑफर की कहानी बना डाली। और ये था वो झूठ। चिंकी ने अपनी मौसी से कहा कि एक दुकान पर एक ड्रेस के साथ 2 ड्रेस एकदम फ्री मिल रही हैं। अब ऐसी बात सुनकर भला कौन उत्साहित नहीं होगा? शालू मौसी भी हो गई। अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां ये छोटा सा झूठ एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाता है। बहनों ने जैसा सोचा था ना, वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि मामला उल्टा ही पड़ गया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा एक मिनट सोचिए, एक छोटा सा, बिल्कुल मासूम सा लगने वाला झूठ आखिर कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। चलिए देखते हैं। हुआ ये कि शालू मौसी उस झूठे ऑफर से इतनी ज्यादा खुश हो गई कि उन्होंने फोन घुमाया और अपनी सारी सहेलियों को वहीं बुला लिया। देखते ही देखते ड्रेस की दुकान के बाहर एक बहुत बड़ी भीड़ जमा हो गई। अब ये सब देखकर तो बहनों के होश ही उड़ गए। और फिर शालू मौसी ने बड़े गर्व से उस भीड़ के सामने अपनी भांजियों से कहा कि वो सबको उस दुकान के बारे में बताएं। ये सुनते ही तो ऐसा लगा जैसे चिंकी और मिंकी के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। उनका झूठ अब सबके सामने आ चुका था। देखिए कैसे एक एक करके उनका झूठ खुलता गया। पहले तो मिंकी ने इस सिचुएशन को संभालने के लिए एक और झूठ बोल दिया कि जो ऑफर तो खत्म हो गया। लेकिन शालू मौसी कहाँ मानने वाली थी, वो तो सीधा दुकानदार के पास पहुंच गई और बस दुकानदार ने सारी सच्चाई उगल दी। तो झूठ तो पकड़ा गया, अब बारी थी नतीजों का सामना करने और सबक सीखने की। चलिए देखते हैं कि इस कहानी का अंत कैसे होता है। जाहिर है शालू मौसी को अपनी भांजियों पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन इतनी शर्मिंदगी के बावजूद उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने उस पूरी भीड़ से माफी मांगी जिससे उन्होंने वहां इकट्ठा किया था। जब सब घर वापस आए तो दोनों बहनों को अपनी गलती का बहुत गहरा एहसास हुआ। उन्हें समझ आ गया था कि उनके एक छोटे से झूठ ने कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी थी। उन्होंने अपनी मौसी के पैर पकड़कर खूब माफी मांगी। तो इस पूरी कहानी से हमें एक बहुत जरूरी सबक मिलता है। एक छोटा सा झूठ भी हमारे बड़ों के अपमान की वजह बन सकता है, ठीक वैसा ही जैसा चिंकी और मिंकी के साथ हुआ। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि भाई छोटे मोटे झूठ यानी व्हाइट लाई से क्या फर्क पड़ता है, कोई नुकसान थोड़ी होता है। पर क्या ये सच है? क्या कभी कभी एक छोटा सा सफेद झूठ भी हमें बहुत भारी पड़ सकता है? ये सवाल सच में सोचने वाला है। कभी सोचा है कि माफी में असल में कितनी ताकत होती है? आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने जा रहे हैं, सोनी चिड़िया की कहानी। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये समाज की उन सच्चाइयों पर एक आईना है जो हमें सच में सोचने पर मजबूर कर देती हैं। तो चलिए इस कहानी के जरिए कुछ गहरे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की कह सकते हैं आत्मा है। क्या माफी की भी कोई सीमा होनी चाहिए? आइए
सोनी चिड़िया की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि ये कहानी हमें इस मुश्किल सवाल के बारे में क्या सिखाती है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक माँ की चिंता से, और ये एक ऐसी चिंता है जो आज भी न जाने कितने ही परिवारों में मौजूद है। चलिए पहले मिलते हैं हमारे मुख्य किरदारों से और जानते हैं कि वो पहली चुनौती क्या थी जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने की नींव रखी। तो देखिए, कहानी के दिल में है सोनी चिड़िया, एक माँ जिसकी अपनी बेटी पायल के लिए मोहब्बत की कोई सीमा नहीं है। पायल जो अभी अभी जिंदगी के एक नए सफर पर निकलने वाली है, और साथ में है उनके एक बहुत ही नेक पड़ोसी कुटकुट कबूतर। लेकिन इस प्यार के ऊपर ना एक गहरी चिंता का साया मंडरा रहा है, और यही वो चिंता है जो सोनी की रातों की नींद उड़ाए हुए है। दहेज, एक ऐसी सामाजिक कुरीति जो एक बेटी के भविष्य पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा देती है और एक माँ के प्यार को कहीं न कहीं बेबस कर देती है। ये सिर्फ एक चिंता नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी बाधा है। अब एक माँ की इस गहरी चिंता के बाद कहानी में एक उम्मीद की किरण नजर आती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये उम्मीद दिख पाएगी? चलिए देखते हैं कि कैसे पायल की शादी की शहनाइयाँ बहुत जल्द क्रूरता की चीखों में बदल जाती हैं। कुटकुट कबूतर की मदद से समझिए एक चमत्कार सा होता है। पायल की शादी बिना दहेज के तय हो जाती है। एक पल के लिए तो ऐसा लगता है कि चलो सारी चिंताएं खत्म हो गईं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये तो तूफान के आने से पहले की खामोशी है। और यहीं पायल की जिंदगी में एंट्री होती है उसकी सास सपना चिड़िया की। उसके ये शब्द सिर्फ हुक्म नहीं है, बल्कि ये उस क्रूर सच्चाई की पहली झलक है जिसका सामना पायल को अब हर रोज करना था। पायल की जिंदगी जिस तरह से पलट गई वो सच में दिल दहला देने वाला है। सोचिए, कहाँ माँ के आंचल की छाँव और कहाँ ससुराल की क्रूरता की आग। जहाँ प्यार मिलना था वहाँ उसे मिली भूखमरी, और जहाँ दुलार मिलना था वहाँ मिली मार पिटाई। लेकिन कहते हैं ना कि जुल्म की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। अब कहानी उस मोड़ कर पहुंचती है जहाँ चुप्पी टूटती है और न्याय के लिए एक आवाज उठती है। देखते हैं कि पायल की इस पीड़ा का अंत आखिर कैसे होता है। एक माँ, वो अपनी बेटी की आंखों में छिपा हुआ दर्द पढ़ ही लेती है। जब सोनी अपनी बेटी पायल से मिलती है तो उसे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पायल के आंसुओं ने वो सारी कहानी खुद ब खुद बयां कर दी जिसे वो अपनी जबान से शायद कभी नहीं कह पाती। और फिर न्याय का पहिया घूमने लगता है। सोनी की एक शिकायत से शुरू हुआ ये सफर कुटकुट के साहस से आगे बढ़ा और सीधा जंगल के राजा के दरबार तक जा पहुंचा। ये दिखाता है कि जब कोई भी समाज एक साथ खड़ा होता है तो अन्याय को घुटने टेकने ही पड़ते हैं। न्याय तो मिल गया, लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं। अब हम कहानी के सबसे मुश्किल और शायद सबसे अहम हिस्से में पहुंचते हैं, जहां जुल्म सहने वाले को ये तय करना है कि जुल्म करने वाले के साथ क्या किया जाए। ये क्षमा की शक्ति का असली इम्तिहान है। और यही कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। जिन लोगों ने उसे इतना दर्द दिया, उन्हें सलाखों के पीछे रोता देखकर पायल के दिल में नफरत नहीं बल्कि कुछ और ही जागा। उसने एक ऐसा कदम उठाया जो सबको हैरान करने वाला था। ये पायल का अनुरोध था, सुनने में बहुत सरल लेकिन अपने आप में बहुत गहरा। ये शब्द उसकी अपार करुणा और माफ कर देने की उस अकल्पनीय शक्ति को दिखाते हैं। सोचिए, इतना कुछ सहने के बाद भी उसने बदला नहीं बल्कि क्षमा का रास्ता चुना। पायल की माफी एक चिंगारी की तरह काम करती है। ये न सिर्फ उसकी सास के पत्थर दिल को पिघला देती है, बल्कि राजा को भी उसकी इस महानता के सामने झुकने पर मजबूर कर देती है। ये पल दिखाता है कि असल में क्षमा में बदलाव लाने की कितनी ताकत होती है। तो इस पूरी कहानी के पन्ने पलटने के बाद हमें क्या संदेश मिलते हैं? आइए अब उन मुख्य सबकों पर एक नजर डालते हैं जो सोनी चिड़िया की ये कथा हम सबको सिखाती है। तो इस कहानी से हमें कई गहरे सबक मिलते हैं। पहला, ये हमें दिखाती है कि कैसे दहेज जैसी प्रथाएं जिंदगियों में जहर घोल सकती हैं। दूसरा, ये हमें याद दिलाती है कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना कितना ज्यादा जरूरी है। तीसरा, ये न्याय के महत्व को साफ करती है, लेकिन साथ ही क्षमा की उस अद्भुत शक्ति को भी उजागर करती है जो टूटे हुए रिश्तों को भी जोड़ सकती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। न्याय और क्षमा के बीच की वो महीन रेखा आखिर है कहाँ? क्या हर जुल्म माफी के लायक होता है? इस पुरानी कहानी की सीख आज की दुनिया में हमारे लिए क्या मायने रखती है?
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को शायद चलिए आज आपको एक गांव की कहानी सुनाते हैं। इस गांव के बीचों बीच आम का एक बड़ा ही रसीला बाग था, लेकिन इस बाग पर एक बहुत ही सख्त माली का पहरा था। तो देखते हैं कुछ बच्चों की एक छोटी सी शरारत उन्हें आखिर कहाँ तक ले जाती है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, जरा सोचिए, एक छोटी सी खेल खेल में की गई शरारत कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। आइए इस कहानी में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है कुछ दोस्तों के एक बड़े ही सीधे साधे प्लान से। एक ऐसा प्लान जो पहली नजर में देखें तो किसी को भी लगेगा कि इसमें कोई बुराई नहीं है। मिलिए बाग के रखवाले सुंदर से, लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा आदमी जिसके हाथ से लठ कभी अलग नहीं होता था। वो अपनी छोटी सी कुटिया से दिन रात बाग पर ऐसी नजर रखता था कि परिंदा भी पर न मार सके। मतलब बच्चों के लिए तो वो एक जीती जागती दहशत था। अब इन लड़कों का लीडर था कपिल, और प्लान भी उसी का था। प्लान एकदम सिंपल। पहला, सुंदर के सोने का इंतजार करो। दूसरा, पीछे की दीवार से बाग में घुसो। तीसरा, फटाफट आम तोड़ो। और चौथा, एक दोस्त को कुटिया के पास पहरे पर खड़ा कर दो। उनके लिए ये बस एक मजेदार खेल था, एक एडवेंचर। लेकिन प्लान्स हमेशा वैसे नहीं चलते जैसा हम सोचते हैं, है ना? तो आप देखते हैं कि ये मजेदार खेल कैसे और कितनी जल्दी एक लड़के के लिए शर्मिंदगी का कारण बन गया। और हुआ भी वही जिसका डर था। आधी रात को सुंदर पानी पीने के लिए उठा और उसे पत्तों के खड़कने की आवाज सुनाई दे गई। पहरे पर खड़ा मुरारी जोर से चिल्लाया, भागो भागो, माली जाग गया। और बस पल भर में वहां भगदड़ मच गई। उस भगदड़ में कोई पेड़ से कूदकर भागा तो कोई झाड़ियों में छिप गया। सब के सब तो निकल गए, लेकिन कपिल की किस्मत खराब थी। सुंदर ने उसे पकड़ ही लिया। अब खेल पूरी तरह से बदल चुका था। एक तरफ कपिल गिड़गिड़ा रहा था, मैंने तो बस थोड़े से ही आम लिए हैं, मुझे जाने दो। लेकिन दूसरी तरफ था सुंदर, जो उसे सबक सिखाने पर अड़ा हुआ था। उसने तय कर लिया कि अब हिसाब किताब कपिल के माँ बाप के सामने ही होगा। सुंदर कपिल को घसीटता हुआ सीधा उसके घर ले पहुंचा। सोचिए घर पर क्या माहौल हुआ होगा। कपिल के पिता जगतजी तो गुस्से से आग बबूला हो गए और उसे पीटने के लिए डंडा उठा लिया। लेकिन तभी कपिल की मां सुनीता बीच में आ गई। उन्होंने सुंदर को पैसे दिए, मामला शांत किया और कपिल को उस दिन बचा लिया। और यहीं से कहानी ने एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लिया। कपिल के मन में जो शर्मिंदगी थी वो अब धीरे धीरे बदले की आग में बदल रही थी। अगले दिन जब कपिल अपने दोस्तों से मिला तो उसके चेहरे पर अफसोस का कोई निशान नहीं था। बिल्कुल नहीं, उसे बस अपनी बेइज्जती का गुस्सा था। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, सुंदर से बदला लेना है। और इस बार मुरारी ने एक ऐसा भयानक प्लान बनाया जिसे सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। ये अब आम चुराने का खेल नहीं था, ये किसी की जान लेने की साजिश थी। प्लान था कि रात में सुंदर के सोने के बाद उसे चारपाई समेत बांधकर पास वाली नहर में फेंक दिया जाए। और उसी रात बच्चों ने अपने इस खौफनाक इरादे को अंजाम दे दिया। उन्होंने सोए हुए सुंदर को चारपाई से कसकर बांधा और उसे नहर के ठंडे गहरे पानी में फेंककर वहां से भाग गए। बचपन का एक खेल अब एक संगीन जुर्म बन चुका था। इसके बाद जो हुआ वो उन लड़कों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। अब उन्हें डर और अपराध बोध के एक ऐसे बोझ के साथ जीना था जो हर पल बढ़ता जा रहा था। अगले दिन गांव की चौपाल पर एक आदमी ने आकर खबर दी, सुनो गांव वालों सुनो, नहर में एक आदमी की लाश मिली है, वो डूबकर मर गया है। ये शब्द उन लड़कों के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह पड़े। ये सुनते ही मानो उन सबकी दुनिया ही घूम गई। हाथ पैर कांपने लगे, ठंडे पड़ गए। आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ फांसी का फंदा नजर आने लगा। वो सब के सब डर के मारे कांपते हुए अपने अपने घरों की तरफ भागे। कांपते हुए कपिल ने घर जाकर अपनी माँ को सब कुछ सच सच बता दिया। सुनीता ये सुनकर सन्न रह गई। वो समझ गई कि अब ये बच्चों की शरारत का मामला नहीं रहा, ये एक ऐसा अपराध है जिसकी सजा अब कानून तय करेगा। कहानी अब अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही थी। सब परिवारों ने मिलकर फैसला किया कि वो अपने बेटों को खुद पुलिस के हवाले करेंगे। लेकिन रास्ते में उनका सामना एक ऐसी सच्चाई से होने वाला था जो सब कुछ बदल कर रख देगी। घनी रात, जंगल का अंधेरा रास्ता, सब लोग चुपचाप पुलिस चौकी की तरफ जा रहे थे कि तभी
एक कंबल ओढ़े हुए रहस्यमयी साये ने उनका रास्ता रोक लिया। उस आदमी की आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। उसने कहा, तुम्हारे बच्चों ने एक आदमी की जान ली है, इन्हें तो फांसी होगी। उसने बच्चों और उनके माँ बाप को वो कड़वी सच्चाई दिखाई जिससे वो भाग रहे थे। और फिर वो पल आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। उस आदमी ने धीरे से अपने चेहरे से कंबल हटाया और सब हैरान रह गए। वो सुंदर था, जिंदा, उनके ठीक सामने खड़ा था। सुंदर ने बताया, हाँ, मैं जिंदा हूं क्योंकि मुझमें ताकत थी। मैंने रस्सियां तोड़ दी। कोई और कमजोर आदमी होता तो आज वो मर चुका होता। सुंदर ने बदला लेने की बजाय लड़कों को एक ऐसा सबक सिखाने का फैसला किया जिसे वो जिंदगी भर न भूलें। ये पूरा नाटक उसी ने रचा था ताकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो सके। सुंदर ने उन बच्चों को माफ कर दिया। उस एक रात के खौफ ने उन लड़कों को हमेशा के लिए बदल दिया था। और इस कहानी का सबक बिल्कुल साफ है, नफरत और बदले की भावना से कभी किसी का भला नहीं होता। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक गलती और एक अपराध, इन दोनों में क्या फर्क है? वो कौन सी बारीक सी लकीर है जो एक मासूम सी शरारत को एक संगीन जुर्म में बदल देती है? जरा सोचिए। नमस्ते। आज की कहानी है चालाकी, लालच और धोखे की। ये कहानी है मोनू बंदर और मंगलू सांप की, जिनकी एक छोटी सी मुलाकात ने ना पूरे जंगल में हंगामा खड़ा कर दिया था। तो सवाल ये उठता है कि ये एक बहुत ही क्लेवर पार्टनरशिप थी या फिर सिर्फ झूठ पर टिकी एक खोखली दोस्ती? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। कहानी हमें बताती है कि जब कोई रिश्ता भरोसे पर नहीं बल्कि लालच पर बनता है तो उसका हश्र क्या होता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जंगल में दो बड़े ही मजेदार किरदार थे। एक था हमारा नटखट बंदर मोनू और दूसरा था एक भूखा सांप जिसका नाम था मंगलू। तो होता यूं है कि एक दिन मोनू मंगलू को अपने बिल से बाहर आते देखता है। अब बंदर है तो शरारत तो करेगा ही। उसने मजाक में पूछ लिया, क्या हुआ भाई, आज शिकार विकार कुछ नहीं मिला क्या? लेकिन ये सिर्फ मजाक नहीं था। मोनू के दिमाग में तो एक जबरदस्त प्लान चल रहा था। वो मंगलू की भूख का फायदा उठाने की फिराक में था। अब मंगलू बेचारा एक तो भूखा था और दूसरा थोड़ा आलसी भी। बस वो आ गया मोनू की बातों में। मोनू ने उसके सामने एक ऐसा ऑफर रखा कि भाई तुम्हें बैठे बिठाए दूध मिलेगा और मुझे आराम से फल। है ना बढ़िया डील? ये पार्टनरशिप दोस्ती की नहीं बल्कि मतलब की थी। दोनों का अपना अपना फायदा था। तो आखिर ये प्लान था क्या? बहुत ही शातिर प्लान था और इस पूरे प्लान की बुनियाद रखी गई थी एक जादुई मणि के झूठ पर, जिसका नाम था नागमणि। तो मोनू का आइडिया ये था कि वो पूरे जंगल में ये बात फैला देंगे कि मंगलू सांप के पास एक असली नागमणि है और इस मणि में लंबी उम्र देने की शक्ति है। अब आप ही सोचिए, लंबी जिंदगी का लालच भला कौन जानवर इसे मना कर पाता? और देखिए प्लान कितना सिंपल पर कितना चालाकी भरा था। कुल 4 स्टेप्स। पहला, अफवाह फैलाओ कि मंगलू के पास नागमणि है। दूसरा, सबूत के तौर पर कांच का एक टुकड़ा इस्तेमाल करो। तीसरा, वादा करो कि जिसे भी मंगलू इस मणि से आशीर्वाद देगा उसकी उम्र लंबी हो जाएगी। और चौथा और सबसे जरूरी स्टेप, इसके बदले में भेंट मांगो। मोनू के लिए फल और मंगलू के लिए दूध। बस जानवरों की लंबी उम्र की चाहत का फायदा उठाना था। पर इस झूठ को असली कैसे दिखाया जाए? इसके लिए भी मोनू के पास एक तोड़ था। उसने मंगलू को समझाया कि देखो, तुम ये मणि सबसे पहले जवान जानवरों के सर पर रखना। क्यों? अरे क्योंकि उनकी उम्र तो वैसे भी लंबी होती है, तो सबको लगेगा कि देखो मणि काम कर रही है। ये इस पूरे प्लान का सबसे शातिर हिस्सा था। इसी ने उनके धोखे को सच का चोला पहना दिया। और भाई, उनका प्लान तो उम्मीद से भी ज्यादा काम कर गया। क्या कहने। अब तो मोनू और मंगलू के मजे ही मजे थे। जंगल भर के जानवर उनके लिए फल और दूध के ढेर लगाने लगे। बस किसी तरह नागमणि का आशीर्वाद मिल जाए। कुछ वक्त तक तो सब बढ़िया चला। ऐसा लग रहा था मानो उनकी पार्टनरशिप ने उन्हें वो सब दे दिया जो वो चाहते थे, वो भी बिना किसी मेहनत के। सोचिए, सिर्फ 2 जनों ने अपनी चालाकी से पूरे जंगल को बेवकूफ बना दिया था। लेकिन कहते हैं ना, कामयाबी अक्सर अपने साथ घमंड लेकर आती है। और यही हुआ मंगलू सांप के साथ। उसे अपनी नई पावर का कुछ ज्यादा ही नशा चढ़ गया। अब वो लापरवाह होने लगा, सबसे बदतमीजी करने लगा और दुश्मन बनाने लगा। वो ये भूल ही गया कि ये सारी इज्जत एक नाजुक से झूठ पे टिकी है। और बस
यही घमंड उनकी बर्बादी की वजह बनने वाला था। और पंगा भी किससे लिया? जंगल के राजा शेर और ताकतवर हाथी से। जब घमंडी मंगलू ने उन्हें भी मणि का आशीर्वाद देने से मना कर दिया तो बस उनका पारा चढ़ गया। उन्होंने तय कर लिया कि अब तो इस मणि को छीनना ही पड़ेगा। अब खेल का पासा पलटने वाला था। तो अब शेर और हाथी ने भी मिलकर एक प्लान बनाया। मंगलू का पर्दाफाश करना था और मणि भी हथियानी थी। मतलब अब धोखे का जवाब धोखे से मिलने वाला था। उनका प्लान था एक साथ दोनों पर हमला करने का। हाथी का काम था दूध का लालच देकर मंगलू को बिल से बाहर निकालना और फिर उसे कुचल देना। और ठीक उसी वक्त शेर मोनू बंदर का काम तमाम कर देता। मतलब दोनों धोखेबाजों के लिए एक पक्का जाल बिछाया गया था। तो जाल बिछाया गया, हाथी ने हमला भी किया, लेकिन किस्मत देखिए मंगू की। उसने जमीन पर हाथी की परछाई देख ली और फुर्ती से हट गया, बाल बाल बचा। पर अब वो रंगे हाथों पकड़ा गया था। आमना सामना तो होना ही था। और जैसे ही मंगलू ने मौत को इतने करीब से देखा, उसका सारा घमंड, सारी हेकड़ी 1 सेकंड में निकल गई। अपनी जान बचाने के लिए उसने फौरन पलटी मारी और अपने पार्टनर मोनू को ही धोखा दे दिया। उसने शेर और हाथी के सामने सारा सच उगल दिया। बोला, महाराज मुझे माफ कर दो, ये कोई मणि नहीं है, ये तो कांच का टुकड़ा है, ये सब मोनू का किया धरा है। उधर हाथी ने मोनू को अपनी सूंड में लपेट लिया था। बेचारा मोनू, अब उसे अपने पार्टनर की याद आई। वो चिल्लाया, भाई मंगलू, जल्दी से हाथी को काटो ताकि मैं भाग सकूं। अब ये उनकी मतलब की दोस्ती का असली टेस्ट था। लेकिन मंगलू, अरे उसने तो साफ साफ मना कर दिया। बोला, मैं जैसे ही उसे काटने जाऊंगा हाथी मुझे कुचल देगा, मैं तो अपनी जान बचाकर जा रहा हूं। और बस मंगलू ने मोनू को अकेला छोड़ दिया और उनकी पार्टनरशिप वहीं उसी पल हमेशा के लिए खत्म हो गई। तो भाई सच तो सामने आ चुका था, पार्टनरशिप भी टूट चुकी थी। अब वक्त था हिसाब का। दोनों को अपने किए की सजा मिलनी थी। तो शेर ने अपना फैसला सुनाया, मंगलू की जान बख्श दी गई, लेकिन सबको पता चल गया कि वो एक धोखेबाज है। और मोनू बंदर, उसे मिली सबसे बड़ी सजा, क्योंकि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड वही था। उसी ने जंगल का माहौल खराब किया था। उसे हमेशा के लिए जंगल से निकाल दिया गया। और जाते जाते मोनू ने अपने पुराने दोस्त मंगलू से कहा, भाई मंगलू, क्या रंग बदला है तुमने? सच है, इस जंगल में कोई किसी का अपना नहीं होता। उसके ये आखिरी शब्द दिखाते हैं कि उसे समझ आ गया था कि धोखे पर बनी दोस्ती में वफा की उम्मीद करना बेकार है। तो क्या इस कहानी का यही मतलब है कि कोई किसी का साथ नहीं देता, या फिर मतलब ये है कि अगर आप धोखा देंगे तो आपके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं बचेगा? ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी बात पर सोचने के लिए मजबूर करती है। शायद दुनिया में वफादारी है, लेकिन वो कभी भी झूठ की बुनियाद पर नहीं टिक सकती।